नमस्कार बच्चों। त्रिविमीय ज्यामिति चल रही थी हमारी, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यानी स्पेस में जो आपकी लाइन होती हैं, स्पेस पे जो बिंदु होते हैं, उस बिंदु का पता लगाना या उस तक पहुंचना 3 अक्षों की सहायता से, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तीन तरह की एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों के तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। और उन तीनों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, यानी ओरिजिन कहलाता है। और हमने पहली एक्सरसाइज करी थी 11.1, जिसमें हमने किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् कोजिया और दिक् अनुपात ये निकाले थे कि किसी भी वेक्टर के हम कैसे रेखा के या किसी 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा के किस तरह से दिक् कोजिया और दिक् अनुपात निकालते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रेखा का समीकरण अंतरिक्ष में। अभी तक लास्ट ईयर आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे, आपने रेखा का समीकरण पढ़ा था 2 डायमेंशन में, यानी कि प्लेन के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर अगर कोई रेखा आप ड्रॉ करते हैं तो उस रेखा के क्या क्या समीकरण होते थे। तो 2 डायमेंशनल में आपके पास 2 ही जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था, यानी जिस बिंदु या जिन रेखाओं के सहारे आप सापेक्ष आप रेखा का पहचान करते थे, वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी। दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते थे। तो आपने वहाँ पर कई तरह की रेखाएं पढ़ी थी, कई फॉर्म में रेखाएं पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी y बराबर mx प्लस c, यानी वो रेखा जिसका हमें क्या पता हो, प्रवणता पता हो। प्रवणता का मतलब उस रेखा का एक्स एक्सिस से झुकाव कितना है, उसके उस कोण का tan का मान जो होता था वो m का मान होता था, यानी tan थीटा बराबर m, जिसे कि हम प्रवणता कहते थे। और c आपका y पर जो क्या कहते हैं, जो y पे जितना भाग कटा हुआ है, इंटरसेप्ट जिसे हम कहते हैं, वो c ये बताता था। तो जब हमने इक्वेशंस फॉर्म की थी तो किसी भी इक्वेशन को बताने के लिए, किसी भी खास प्रकार की समीकरण को बताने के लिए 2D में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी कि या तो एक तो वो किसी बिंदु से होके जा रही हो, यानी एक बिंदु जिससे वो जा रही है। तो सिर्फ अगर हम ये कहें कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ, तो इस बिंदु से जाने वाली सिर्फ एक रेखा नहीं होगी, बल्कि तमाम इनफाइनाइट रेखाएं होंगी। तब हम कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि पर्टिकुलर रेखा ही नहीं है तो उसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो इसके साथ हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहिए। अगर ये कह दिया जाए कि ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बना रही है और इस बिंदु से जा रही है, तब सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होगी। मान लीजिए ये रेखा है जो 45 डिग्री का कोण बना रही है और इस बिंदु से जा रही है। अब जो बाकी रेखाएं जो इस बिंदु से जा रही हैं वो 45 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी। तो कहने का मतलब बिंदु और इसका जो झुकाव है, जिसे प्रवणता कहते हैं, ये 2 चीज़ें अगर हमें पता होती थी तब हम रेखा का समीकरण निकाल पाते थे, क्योंकि किसी भी रेखा को जानने के लिए एक बिंदु और उसका झुकाव बहुत होता था। या फिर दूसरी तरह से हम जो समीकरण निकाला करते थे, मैं थोड़ा 11th का भी रिमाइंड करा रही हूँ, आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, कि 2 बिंदुओं से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होती है। ऐसा संभव नहीं है कि अगर 2 बिंदु आपको दिए हों तो इन दोनों से होकर जो गुजर रही है, एक से नहीं दोनों से, तो अब आपके पास कोई और तरीका नहीं, कोई और रेखा नहीं है जो इन दोनों से पास होती हुई निकल जाए। अगर इससे पास होगी तो उससे नहीं निकलेगी, इससे पास होगी तो उससे नहीं निकलेगी। दोनों से पास होने के लिए सिर्फ एक रेखा होती है। इसलिए किसी भी रेखा अगर वो दिए हुए 2 बिंदुओं से होकर गुजर रही है तो भी उस रेखा को पहचाना जा सकता है। और इसके लिए हम जो सूत्र लगाते थे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये वाला सूत्र लगाते थे। और जब एक बिंदु और स्लोप पता हो तब हम सूत्र लगाते थे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। और फिर इन्हीं
यानी इन दो तरीके से समीकरण पता चल गया। फिर उसे हम कई फॉर्म में, कई रूपों में उसे रख सकते थे। वो हमने क्लास 11th में पढ़ा था 2 डायमेंशनल में। अब यही चीज़ हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में 3 रेफरेंसेस ऑफ एक्सेस हैं। एक हमारी एक्स एक्सिस होगी, उसी तरह से एक्स एक्सिस जनरली हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं यानी क्षैतिज रूप में लेते हैं, और जो इस पर 90 डिग्री का प्लेन बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो दूसरी एक्सिस होती है उसे हम वाई एक्सिस मान के चलते हैं। और जो तीसरी एक्सिस है जेड एक्सिस, वो आपकी इन दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से ऊपर की दिशा में आएगी। लेकिन जब हम उसे प्लेन में दिखाते हैं तो उसे हम प्लेन में ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि इसको यूँ दिखाया जा सकता है। ये उधर चला जाएगा तो ये आपका जेड एक्सिस हो गई। अब इसमें आपसे कहते हैं जो इसी तरह से, यानी यही बात यहाँ आएगी कि अगर 2 तरह से रेखा का पता चल सकता है कि या तो वो किस बिंदु से जा रहा है। मान लो एक रेखा ए से जा रही है। अब ए से जाने वाली बहुत सारी रेखा होती है। साथ में अगर हमें दिया हो कि वो किसी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर, यानी कोई रेखा दे रखी है बी वेक्टर, और कहते हैं ए से जाए और बी के पैरेलल हो। तो अगर हम ऐसी रेखा बनाएं जो ए से जाए और बी के पैरेलल हो तो आप देखेंगे ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होगी। तो कहने का मतलब वो रेखा जो ए से जा रही है और बी के पैरेलल है, आप देखिए कोई और तरीका हो ड्रॉ करने का, आप पाएंगे ऐसी सिर्फ एक ही रेखा होगी। जब ऐसी एक रेखा होगी इसका मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन है कि हमें वो बिंदु पता हो और वो किसके पैरेलल हो, यानी किस बिंदु से वो रेखा होके गुजर रही हो और किस वेक्टर के अगर वो पैरेलल हो तो हम उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें दिया हुआ है बिंदु ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया, या ये रेखा दी हुई है ये वाली जिसको हम वेक्टर बी के नाम से जानते हैं, इसके पैरेलल है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है हमारा समीकरण निकालने के लिए। अब जो हम यहाँ इक्वेशंस निकालेंगे, आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था, आपने सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस निकाली थी, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में आपने समीकरण जो बनाया था। एक्स और वाई क्या चीज़ होता था? एक्स वाई उस रेखा पे पड़ने वाले प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक, मैं फिर बोल रही हूँ, एक कोई खास नहीं, हर एक बिंदु को वो डिनोट करता था। यानी अगर y बराबर mx प्लस c इस रेखा का समीकरण है तो इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इसमें जब रखोगे तो इसको संतुष्ट करेगा निश्चित तौर पे। इसी तरह से तो ये सिर्फ x और y के फॉर्म में जो आपका समीकरण होता था उसे हम कार्तिक समीकरण या कार्टेशियन प्लेन पर कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन थी। अब हम जो 3D पढ़ेंगे, 3D में हम कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ेंगे और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो यहाँ 2 रूप में हम रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। किस फॉर्म में? एक तो वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में इस रेखा के या इस रेखा के प्रत्येक बिंदु को किससे दिखाया जाएगा? एक्स वाई जेड से, क्योंकि 3D है। और इसका जो भी बिंदु, मान लो कोई भी बिंदु P ले लेते हैं, तो P बिंदु को हम क्या मानेंगे? एक्स वाई जेड। और ये चर बिंदु है क्योंकि ये P एवरी टाइम इज मूविंग। A जो है, A आपका कोई फिक्स्ड बिंदु है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट हैं A1, A2, A3। और ये B वेक्टर है, B वेक्टर फॉर्म में जो है, यानी एक रेखा है, तो ये रेखा जो वेक्टर फॉर्म में है वो b1i प्लस b2j प्लस b3k इस रूप में ये आपको वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। और तो अब वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि वेक्टर फॉर्म में कायदे में हम जो ये निकाल रहे हैं, यह समीकरण कार्तिक रूप में निकलता है तो एक्स वाई के रूप में निकल रहा है। एक्स वाई क्या था? बिंदु P के कोऑर्डिनेट। तो कायदे में बिंदु P के कोऑर्डिनेट का आपस में संबंध यहाँ बताया जाता है। और बिंदु P क्या है? हर एक बिंदु A पे, इस रेखा पे पड़ने वाला हर एक बिंदु। तो कार्टेशियन का मतलब होता है कि एक्स वाई और जेड के फॉर्म में जो
समीकरण आएगा वो कार्टेशियन फॉर्म होगा, जबकि बिंदु P का स्थिति सदिश के फॉर्म में, अब इस बिंदु P के स्थिति सदिश को हम क्या मानते हैं, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के रूप में जो आपका समीकरण आएगा वो आपका, या स्थिति सदिशों के रूप में या वेक्टर के फॉर्म में जो समीकरण आएगा उसे हम वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। तो मैं पहले वेक्टर इक्वेशन बताऊंगी, सदिश समीकरण बताऊंगी। यहाँ ये याद रखना है, हर एक कंडीशन के लिए ये एक कंडीशन है कि रेखा आपकी एक बिंदु से जाती है और किसी रेखा के पैरेलल है। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों इक्वेशंस को साथ साथ पढ़ के चलेंगे और उसे याद रखेंगे। तो पहले मैं वेक्टर इक्वेशन निकालती हूँ। अब मुझे इक्वेशन चाहिए इस रेखा की जिस पर एक बिंदु, कोई भी बिंदु P है, तो मैंने माना उस बिंदु का स्थिति सदिश आर वेक्टर, तो इस बिंदु P का स्थिति सदिश आर वेक्टर है। इसका मतलब ये OP वेक्टर जो है वो आर वेक्टर हुआ। तो OP वेक्टर आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। बिंदु A दे रखा है आपका A1, A2, A3। तो अगर बिंदु A का स्थिति सदिश जो होगा, बिंदु A का जो स्थिति सदिश होगा, जैसे कि हम OA वेक्टर कहेंगे, वो होगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। वेक्टर में मैं बता के चली थी कि किस तरह से कोऑर्डिनेट को हम घटक के रूप में तोड़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो किसी भी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई, प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ जे, जो जेड कोऑर्डिनेट है उसके साथ के। तो ये ए का आपका ए का स्थिति सदिश हो गया। अब ये बी वेक्टर इधर को जा रहा है, तो ये जो पी ए है आपका, या ए पी कह लो, ए पी कह लेते हैं, एक ही बात है, क्योंकि पैरेलल में आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए पी वेक्टर जब पैरेलल है बी वेक्टर के, हमें पता है ये दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ाते हुए बताया था कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल तब होता है कि इनका जो मापांक है वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, पर डायरेक्शन एक होगी। इसका मतलब एक वेक्टर कोई अदिश राशि, मैं इसे टी मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ टी ही लिया हुआ है, या लैम्डा लिया हुआ आपकी बुक में, तो मैं लैम्डा ही ले लेती हूँ। चलो, लैम्डा कोई भी अदिश राशि है, किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। यानी अगर ये इसके पैरेलल है तो निश्चित तौर पे दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं, और मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे कि तब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर इनटू कुछ अदिश राशि के रूप में लिखा जा सकता है। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये वेक्टर ए पी वेक्टर बराबर कुछ अदिश राशि, उसे हमने लैम्डा मान लिया, इनटू बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ए पी वेक्टर का मतलब हुआ आपका ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए पी का मतलब हुआ, जो मैंने क्लास जो आपने वेक्टर्स पढ़े थे उसमें फिर बताती हूँ, ए पी वेक्टर को स्थिति सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, जो पहले हेड है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट का स्थिति सदिश माइनस इनिशियल पॉइंट का स्थिति सदिश। मोर ओवर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ट्राइंगल लॉ से, ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी। तो ए पी कितना हुआ, ओ पी माइनस ओ ए। ये मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इस ओ ए वेक्टर को मैं फिलहाल यहाँ के लिए कोऑर्डिनेट में नहीं बोल रही, बस इसे ए वेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। ओ ए वेक्टर यानी ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर मान लिया। तो इस तरह से ये हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा वी वेक्टर। तो इस तरह आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपका समीकरण हो गया, वेक्टर समीकरण हो गया, सदिश समीकरण हो गया उस रेखा का जो किसी बिंदु ए वेक्टर से होकर जाती है, किसी बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश, किसी बिंदु ए से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है तथा किसी वेक्टर बी के पैरेलल है। तो इस तरह से ये आपका रेखा का समीकरण बन गया। लैम्डा का अलग अलग मान देंगे तो आप इस रेखा पर अलग अलग बिंदु पाएंगे।
यानी जो AP रेखा है इस पे कोई खास बिंदु निकालना हो तो उसके लिए लैम्डा का कोई खास मान होगा, राइट। अगर ये जो बिंदु A है इसी रेखा पर है, तो अगर बिंदु A को निकालना हो इससे तो लैम्डा का मान अपने आप क्या हो गया, 0। तो ये तरीका है आपका। तो लैम्डा का डिफरेंट मान रखने से आपके, मान लो लैम्डा का मान 1 रखा तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर किसका मान हुआ, R वेक्टर। तो R वेक्टर किसी एक ऐसे बिंदु जो इसी रेखा पर होगा और उसका स्थिति सदिश किसके बराबर होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर होगा। लैम्डा का मान -b रखेंगे तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर किसी बिंदु का स्थिति सदिश होगा जो इसी रेखा पर स्थित होगी। तो ये हुआ आपका सूत्र बन गया। अब अगर इसी को हम चेंज करते हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तिक रूप में जो आपका समीकरण होगा वो आप देखेंगे। मैं फिर से आती हूँ उसी पे। हमने पाया इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन है R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अब कार्तिक रूप में वेक्टर A भी किस फॉर्म में होगा, A1i प्लस A2j प्लस A3k। क्यों होगा, वेक्टर A क्या था, बिंदु था, तो बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे A1 A2 A3। तो उसको जब OA वेक्टर लिखेंगे तो OA वेक्टर लिखा जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। B वेक्टर एक रेखा है, एक आपका रेखाखंड है, तो रेखाखंड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, IJK के फॉर्म में। कोई भी रेखाखंड है तो वो लिखा गया B1i प्लस B2j प्लस B3k। और R वेक्टर क्या होता था आपका, R वेक्टर किसी भी बिंदु P का स्थिति सदिश होता था। तो बिंदु P के स्थिति सदिश को अगर आप XYZ मानते हैं तो R वेक्टर यानी OP वेक्टर, R वेक्टर यानी OP वेक्टर, यानी बिंदु P का स्थिति सदिश R वेक्टर होता है और P के कोऑर्डिनेट XYZ हैं। तो इस OP वेक्टर या R वेक्टर को क्या लिखेंगे, XI प्लस YJ प्लस ZK, जैसे कि हमने OA वेक्टर को A1i प्लस A2j प्लस A3k लिखा था। तो इस तरह से R वेक्टर बन जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK। यहाँ रख दीजिए XI प्लस YJ प्लस ZK बराबर A वेक्टर की जगह A1 I प्लस A2j प्लस A3k प्लस लैम्डा टाइम्स B1i प्लस B2j प्लस B3k। ये B वेक्टर एक रेखा है, तो ये B1 B2 B3 क्या होंगे, ये इस B वेक्टर के क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन कोसाइन तब होते यदि इन तीनों का वर्गों का योग अगर 1 होता तो यही डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोजा हो जाते, पर अगर ऐसा नहीं है तो ये दिक् अनुपात कहलाएंगे। इसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये डायरेक्शन रेशियोज या कह लो दिक् अनुपात, रेशियोज मीन्स अनुपात। तो ये दिक् अनुपात जो है इस B वेक्टर के। तो ये आपका समीकरण बना। अब मैं इसको I वाले को इकट्ठा लिख रही हूँ इन दोनों को जोड़ते हुए। तो ये हो गया A1 प्लस लैम्डा B1i, A2 प्लस लैम्डा B2 इंटू J प्लस A3 प्लस लैम्डा B3k। इधर है XI प्लस YJ प्लस ZK। ये आपका सॉल्व करने पे आया। अब दो वेक्टर्स बराबर हैं, ये तभी संभव है जब I के गुणांक बराबर हो, J के गुणांक बराबर हो और K के गुणांक बराबर हो। तो कंपेयर करने पे, तुलना करने पर x बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, तो यहाँ से x माइनस A1 अपॉन B1 हो गया लैम्डा की वैल्यू। इसी तरह से दूसरे को कंपेयर करेंगे, y बराबर A2 प्लस लैम्डा B2,
तो इस तरह से y माइनस A2 अपॉन B2, ये लैम्डा का मान। इसी तरह से तीसरा आ गया z माइनस A3 अपॉन B3 बराबर लैम्डा। तीनों लैम्डा का मान है तो तीनों इक्वल होंगे। इस तरह से जो रेखा का समीकरण आया x माइनस A1 अपॉन B1 बराबर y माइनस A2 अपॉन B2 और z माइनस A3 अपॉन B3, ये रेखा का समीकरण हो गया। आप कहोगे मैडम ये कैसा समीकरण है, दो इक्वल टू के निशान आते हैं। यस, चूँकि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए यहाँ दो समीकरण की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक चीज़ को लेंगे तो सिर्फ x और y में रिलेशन निकलेगा, इसको लेंगे y और z में तो तीनों की तीनों बिंदु निकल पाएँ। ये तभी संभव है कि जब ये तीनों इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यही रूप होता है कार्तिक समीकरण रेखा का। तो ये रेखा का समीकरण हो गया जो किसी बिंदु A1, A2, A3 से होकर जाती है और किसी वेक्टर के या किसी रेखा के पैरेलल है, जिसके दिक् अनुपात, ध्यान से सुनिए, जिसके दिक् अनुपात क्या हो, B1, B2, B3। तो अगर इस फॉर्म में कोई आपको समीकरण दिया है तो देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन से खास बिंदु से होके जा रही है, A1, A2, A3। और चूंकि ये रेखा उस रेखा के पैरेलल है जिसके दिक् अनुपात ये हैं, तो इस रेखा के भी दिक् अनुपात क्या होंगे, B1, B2, B3। क्योंकि जब भी कोई भी कितनी भी रेखाएं अगर पैरेलल हैं तो अगर एक रेखा के दिक् अनुपात लेट सपोज ABC हैं तो फिर सभी रेखाओं के दिक् अनुपात ABC ही होंगे। ये याद रखिए आप सभी, क्योंकि पैरेलल रेखाएं दिक् अनुपात भी और दिक् कोज्या भी सभी की बराबर होंगी अगर वो पैरेलल होते हैं। तो अगर ये रेखा हमें पता चल गई तो हमें क्या पता चल गया, इसका दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात बेसिकली क्या बताता है, इसका झुकाव बताता है। दिक् अनुपात से हमारे दिक् कोज्या निकलेगी। दिक् कोज्या निकलने का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों से ये क्या झुकाव बना रहा है, क्या कोण बना रहा है, उसके कॉस का मान ही तो दिक् कोज्या होती है। तो कहने का मतलब उन तीनों से हमें कोण पता चल गया। तो अगर तीनों एक्सिस से वो झुकाव पता है और किसी खास बिंदु से जा रहा है तो ऐसी सिर्फ एक रेखा होती है और उस रेखा का समीकरण ये हो गया आपका कार्तिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। ये थी आपका पहला फॉर्म इक्वेशन का, जब आपको किसी बिंदु से जा रही हो और किसी रेखा के पैरेलल हो, या यूं कह लो उसके दिक् अनुपात पता हो। तो इस तरह से ये आपका पहला था। अब आते हैं दूसरी कंडीशन कि दो बिंदुओं से जा रही है। एक बिंदु हमें पता है A, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। दूसरा बिंदु है B, ये बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। और आप जानते हैं दो बिंदुओं, चाहे वो बिंदु प्लेन में हो चाहे वो अंतरिक्ष में हो, स्पेस में हो, दो बिंदुओं से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा है जो उन दो से होकर गुजरती है। ऐसा संभव नहीं है कि दो बिंदुओं से एक से ज़्यादा रेखाएं बन सकती है। तो अब हमें दो बिंदु बताएं, कहते इसका समीकरण बताओ जो इन दो बिंदुओं से होकर जाता हो। फिर उसी ढंग से करेंगे हम, तो हमें तो एक ही ढंग आता है। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने पॉजिटिव वाली ले ली, उधर चला गया नेगेटिव z हो गई, इधर चला गया नेगेटिव x हो गई, नीचे चला गया नेगेटिव y हो गई। हमें मूल बिंदु की ज़रूरत थी। तो अब आप इसे यूँ कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, माना इसका वेक्टर a वेक्टर है, यानी
बिंदु ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन चाहिए। ये वेक्टर बी दिया हुआ है मान लीजिए। तो वैसे कायदे में वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, x1i, अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो जब हम इसे कार्तिक रूप में लेके आएंगे Z1 के। और बी वेक्टर हो गया x2i प्लस y2j प्लस Z2 के। याद रखिए इसमें बी वेक्टर स्थिति सदिश दूसरे बिंदु का है। पहले वाले समीकरण में बी वेक्टर रेखा का स्थिति सदिश नहीं था, रेखा का समीकरण था, कोई रेखा थी उसका इक्वेशन थी, एक्स वाई मतलब वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन थी, किसी वेक्टर के पैरेलल वो था। तो ये आपका, अब हमने कहा इस पे हम कोई भी बिंदु P मान लेते हैं, और P चूँकि चर बिंदु है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हमेशा x y z मानते हैं। तो इस P का जब भी स्थिति सदिश मानेंगे हम क्या मानेंगे, R वेक्टर। अब आप यहाँ देख रहे हैं AP और AB क्या है, एक ही वेक्टर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, इक्वल तो नहीं है ना। तो हम कहेंगे AP वेक्टर जो है पैरेलल है AB वेक्टर के, इसका मतलब AP वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर। दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन सेम है लेकिन उनका मापांक डिफरेंट होता है, तो मापांक प्राप्त किया जा सकता है किसी अदिश राशि को गुणा करके। वो अदिश राशि आपको ढूंढनी होती है। ये आपका आ गया। अब इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो गया OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और ये हो गया लैम्डा टाइम्स OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसका स्थिति सदिश R वेक्टर, इसका स्थिति सदिश A वेक्टर, इसका स्थिति सदिश B वेक्टर, इसका स्थिति सदिश A वेक्टर। इस तरह से R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये हो गया उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं जिनका स्थिति सदिश A वेक्टर और B वेक्टर है उससे होकर गुजरती है। अब आ जाते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो इसकी जगह लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। ये हो गया a1i a2j प्लस a3k। ये हो गया लैम्डा टाइम्स, अब b वेक्टर माइनस a वेक्टर में डायरेक्ट लिख रही हूँ तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। अब इन्हें फिर से उसी तरह से ऐड करते हैं। i के गुणांक a1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। दूसरा पेन ले लो, पेन नहीं चल रहा मेरा। a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, ये हुआ i का गुणांक। ऐसे ही a2 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 j वेक्टर प्लस a3 प्लस a1 नहीं है, सॉरी x1 ही है, ये x1 x2 x3, सॉरी a1 कहाँ से आ गया ये पता नहीं। x3 प्लस लैम्डा टाइम्स x3 माइनस x1 k वेक्टर। कंपेयर करने पर x बराबर x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हुआ लैम्डा का मान। इसी तरह से बाकी को कंपेयर करने पर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1,
और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो आपका अल्टीमेटली दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपका ऐसे रेखा का समीकरण स्पेस में आ गया जो दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाती हैं और इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो गए दिक् अनुपात। तो अगर मैं इसका नाम a दे दूँ, b दे दूँ, c दे दूँ, तो जो दिक् अनुपात हैं x2 माइनस x1 उसको a b c के नाम से भी दिया जा सकता है। तो ये थी आपकी दो रेखाओं के समीकरण की कहानी। अब आते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। अब आते हैं नए टॉपिक पे। दो रेखाएं दे रखी हैं आपको और रेखा के दिक् अनुपात दिया हुआ है। पहली रेखा के दिक् अनुपात है a1 b1 c1 और दूसरी रेखा ये है a2 b2 c2। इनके बीच में थीटा डिग्री का कोण है। तब इस कोण का मतलब थीटा क्या, जो कॉस थीटा का जो मान होगा वो होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का वर्ग प्लस b1 a2 का वर्ग प्लस a1 का वर्ग, क्योंकि a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग इंटू अंडर रूट a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग। ये बेसिकली कैसे आया और ये थीटा कोण भी कैसे बना। बेसिकली ये हमने वेक्टर अलजेब्रा से उठाया है कि अगर एक वेक्टर जो a1i प्लस a2j प्लस a3k अगर वेक्टर आपको दिया है, दूसरा वेक्टर a1i b1j और ये इसी फॉर्म में लेती हूँ c1k, दूसरा वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c3k, ये दूसरा वेक्टर है। इनके बीच में अगर थीटा कोण होता है तो कॉस थीटा कितना होता था a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। इससे ये निकला है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपके पास इक्वेशन है तो ये कोण आपका थीटा इस फॉर्म में निकलता है। और अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में होती है, अगर हम a1i प्लस b1j प्लस c3k अगर लिख रहे हैं तो इस वेक्टर के जो दिक् अनुपात होते हैं वो a1 b1 और c1 ही दिक् अनुपात होते हैं। तो अगर वो रेखा आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, यानी x माइनस a1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन a1 के फॉर्म में दिया हो, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 के फॉर्म में दिया हो, तो वो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो पैरेलल होगी उसके। वो रेखा भले ही वो x1 y1 z1 से ना जाती हो, पर उस रेखा या वो रेखा के पैरेलल रेखा a1i प्लस b1j प्लस c1 के वेक्टर होगा ज़रूर। तो कहने का मतलब ये है, अब ये एक रेखा ये दिख रही है स्पेस में, एक रेखा ये जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। देख रहे हैं आप, दोनों दूर दूर से जा रही है। मैं और यूँ दिखा दूँ, ये जा रही है आपकी रेखा इस तरह से करके, ये रेखा जा रही है मेरी दो उंगलियों को देखें आप, काट भी नहीं रहे पर ये फिर भी कोण बना रही है। आप कहेंगे कोण कैसे बना रही है? कोण ऐसे बना रही है कि इस रेखा को तो यहीं रहने दूँ और इस रेखा के पैरेलल एक रेखा यहाँ लेके आऊँ और अब काट रही हैं, तो जो कोण यहाँ बनेगा वो ही कोण उनका उन रेखाओं के बीच में होगा। तो इस तरह से कोण बनता है। तो दो रेखाओं के बीच में कोण बनने के लिए ज़रूरी नहीं वो काटे ही, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब ये 3D है। अगर ये 2D होता तो लाइन या तो पैरेलल होती,
पैरेलल नहीं है तो निश्चित तौर पे काटेंगी, और काटेंगी तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण होगा। कोण तो पैरेलल में भी होगा, 0 डिग्री का कोण होगा या 180 डिग्री का कोण तो तब भी है, काटे ना भी तब भी उनके बीच में कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन का काटना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये 2D होता तो लाइन अपने आप कटती, भले ही अगर वो पैरेलल नहीं है। लेकिन 3D में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल, अगर पैरेलल है तो डेफिनेटली कटेंगी नहीं, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तब भी एक दूसरे को काटे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, ये दोनों यूँ जा रही हैं, कभी भी नहीं काट रही हैं, लेकिन फिर भी ये पैरेलल भी नहीं है। तो इस तरह की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं, ना वो पैरेलल है ना ही वो एक दूसरे को काट रही हैं। तो उसका जिक्र बाद में आएगा। तो फिलहाल तो कहने का मतलब, अगर कोण निकालना हो दो लाइन के बीच में, और दोनों लाइन के अगर हमें दिक् अनुपात पता हो, दिक् अनुपात या दिक् कोजिया भी आप कह सकते हैं, दिक् कोजिया भी पता हो, तब भी आप उनके बीच में कॉस थीटा के माध्यम से कोण निकाल सकते हैं। और साइन थीटा निकालना हो तो उसका तरीका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान ये रहा। जब रखकर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन बुक में दी हुई है, लंबी कैलकुलेशन है, मैं उसे सॉल्व नहीं करूँगी, सीधा आपका आंसर निकाल देती हूँ। किस फॉर्म में, ऊपर आएगा, उसे सही से करके a1b2 माइनस b1a2 का वर्ग प्लस b1c2 माइनस c1b2 का वर्ग, यानी पहले वाले में c का कोई कंपोनेंट नहीं है, a1b2 है, और फिर इनकी आपस में अदला बदली, प्लस b1c2, दूसरे वाले में a नहीं है, तीसरे वाले में b नहीं है, c1a2 माइनस a1c2। चूँकि वर्ग है, पहले c1 हो a2 हो या फिर a1c2, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पहले आगे पीछे हो सकता है, वर्ग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन नीचे वही आपका a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग। तो अगर साइन के फॉर्म में निकालनी हो तो डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कॉस में निकालो फिर, लेकिन कॉस का आपका डायरेक्ट वही डॉट प्रोडक्ट वाला सूत्र है। और ये भी बेसिकली आपका ये कहाँ से आया, दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर, जिसके जो a1i b1j प्लस c1k के फॉर्म में, और ये दूसरा वाला इस फॉर्म में है। तो साइन थीटा कैसे निकालते थे आप निकालते थे a क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस अपॉन a का मॉडुलस b का मॉडुलस। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी निकल कर, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी वहीं से निकला है। अब इसी में खास रूल, अगर ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये थीटा का अगर 90 डिग्री होता है तो a डॉट b कितना होगा 0, यानी या थीटा कितना होगा 90, तो कॉस 90 कितना होगा 0, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 निश्चित तौर पे कितना होगा 0 होगा। देख रहे हैं आप, ये संभव है, देख रहे हैं आप, ये तभी संभव है। नेक्स्ट, अगर साइन थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री होता है, अगर 0 डिग्री होता है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होते हैं तो a1 b1 c1 का अनुपात वही होगा जो a2 b2 c2, यानी समानुपाती होंगे, यानी a1 अपॉन a2 का वही अनुपात होगा जो b1 और b2 का है, यानी और c1 और c2 का, यानी तीनों का अनुपात बराबर होगा अगर ये रेखाएं पैरेलल होती हैं। तो मैं फिर बता रही हूँ, आप कहेंगे मैडम अभी तो आप कह रही थी कि दो रेखाएं अगर पैरेलल है तो उनके अनुपात समान होंगे, मतलब उनके दिक् अनुपात समान होंगे। तो बेटे दिक् अनुपात, मान लीजिए ये दो रेखा पैरेलल है और इसके दिक् अनुपात 2, 3, 5 है, दूसरी रेखा के अनुपात 4, 6, 10 लिख दिए हैं, तो समानुपाती, तो रहेंगे समानुपाती। इसके दिक् अनुपात 4, 6, 10 आ गए, तो 4, 6, 10 को फर्दर अगर आप अनुपात लें तो ये फिर किस में टूट सकते हैं, 2, 3, 5 में।
तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेट बन सकते हैं दिक् अनुपात के, लेकिन रेशियो तो उनकी एक ही रहेगी, 2 3 5 ही। तो ये कहना है मेरा आपका। तो ये चीज़ बताना चाह रही थी कि इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका आपस में अनुपात जो होगा, यानी 2/4, 3/6, 5/10 विल ऑलवेज बी सेम। तो दो रेखाएं अगर पैरेलल होती हैं तो उनका अनुपात भी बराबर होता है। तो ये था आपका दोनों कंडीशन। और अगर हम इसमें और तो कोई टॉपिक मुझे लग नहीं रहा, समझ ही गए होंगे आप, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये था आपका दो रेखाओं के बीच का कोण। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। चलो वीडियो लंबा हो गया, अभी मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ। आगे मैं अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक बता के फिर आपकी अगली एक्सरसाइज शुरू करूँगी। थैंक यू।